तो यहां पे आपने बुक में सिर्फ ये पढ़ा है, ये जस्ट फॉर वैक्यूम है। लेकिन अगर आप एक लाइन देखे बुक में तो लिखा हुआ है वेयर के डिपेंड्स ऑन अ मटीरियल मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो मटीरियल मीडियम तो ये नहीं है, ये तो वैक्यूम है और ये कांस्टेंट है। तो अगर ये के डिपेंड कर रहा है तो किस चीज पर? रिलेटिव परमिटिविटी पर करता है। ठीक है, तो के का जो रेंज है वो क्या है? k is greater or equal to 0, less or equal to 9 multiplied by 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर देखो, नंबर 1 k is equal to 0, नंबर 2 k is equal to 9 multiplied by 10 power 9 and number 3 k is greater than 0 and less than 9 multiplied by 10 power 9। एक कंसेप्ट क्लियर करिए यहां पर, k is equal to 0 फॉर मेटल्स। अगर यहां पर हम कोई मेटल रखे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, याद रखो। और अगर कुछ भी ना रखे, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, तो फिर क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। और ये क्या है? फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगा और इंफिनिटी से कम। जर्मेनियम का जो वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी का वो 16 है, 16। के तो डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा? k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 इसके बराबर है, और इसका वैल्यू है डिवाइडेड बाय 16। तो k 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 से कई गुना क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 127 पास्टन सीरीज अकर्स इन डैश रीजन। हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में। क्वेश्चन नंबर 128 पास्टन सीरीज आता है कौन सी रीजन में? ये इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बाल्मर सीरीज विजिबल। Number 129, the RMS value of full wave rectifier is V0 divided by under root 2, 2 V0 divided by under root 2, V0 divided by 2 and 1 over under root 2। RMS value of full wave rectifier और RMS value of AC ये दोनों क्या है? ये सेम है, ये बराबर है किस चीज के? मैं कहता हूं V RMS of AC ये बराबर है V RMS ऑफ DC ये बराबर है V0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। किस चीज के लिए बच्चे? ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है। क्लियर होगी बात? अगर हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो फिर क्या होगा? V0 डिवाइडेड बाय 2 होगा, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है? V0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। 130 में क्या है? If the electric field intensity between two plates is 10 Newton per coulomb, ये two plates opposite plates है, then at 2 meter the potential gradient will be, दो opposite plates है, क्या है? दो opposite plates है, ये एक प्लेट आ गया और ये एक प्लेट आ गया, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है? वो है 10 न्यूटन पर कूलम है। और क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम करें। क्या मालूम करें? पोटेंशियल ग्रेडियंट एट 2 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर है, यहां पर क्या होगा? उतना ही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, 10 न्यूटन पर कूलम है। आ रही है समझ के नहीं आ रही? अब यहां पर नेक्स्ट क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 131 देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चे आपने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। जब E गिवन है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 10 न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, 5 कैपेसिटर हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस C are connected in series first and then in parallel
द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस विल बी, 5 कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस क्या है वो इक्वल है, इसको हमने कनेक्ट किया इस सीरीज में, फिर हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, तो रेशियो क्या होगा, तो आपने पढ़ा है सी कैपेसिटेंस, ये सी डिवाइडेड बाय एन, और सी पी ये बराबर है एन टाइम्स ऑफ सी, तो इससे आएगा 1 रेशो एन स्क्वायर, 5 है तो 1 रेशो 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 रेशो 25। 132 में क्या है, resistance of 10 meter long wire is 10 ohm. If we increase the length of wire by 2 times by stretching, the resistance will be, resistance of 10 meter long wire is 10 ohm. अगर हम इस लेंथ को इंक्रीज करें बाय स्ट्रेचिंग, कितना, 2 टाइम ज्यादा करें, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है बाय स्ट्रेचिंग हमारे पास फार्मूला है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। 2 टाइम मैंने इसको ज्यादा किया तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा, और जब ये 4 टाइम होगा तो पहले कितना है वो है 10 ओहम, सो ये बनेगा कितना, 40 ओहम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 133, वोल्टमीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्टमीटर किस चीज का यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, या बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यहां पर वोल्ट मीटर है, लिहाजा ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन डी देखे बोथ एंड बी भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई इंटू ए, वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, ये खत्म हुआ वोल्ट इंटू मीटर। अगर यहां पर माइनस होना चाहिए तो फिर बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा, लेकिन यहां पर +1 है तो इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्वेश्चन नंबर 134, if two identical bulbs are connected in series to a battery, how does their brightness compare to when they are connected in parallel? Option number A, bulbs do not glow in series, नहीं ये तो गलत है। brightness in series then in parallel, ये भी गलत है, सीरीज में ब्राइटनेस ज्यादा नहीं होता ना, ठीक है। ब्राइटनेस सेम ब्राइटनेस इन बोथ सीरीज या बोथ केसेस, नो, ब्राइटनेस इन पैरेलल ये ज्यादा होगा देन सीरीज में। क्लियर होगी बात, 2+3 है, यहां पर ये 2 वाट का है, ये 10 वाट का है, दोनों क्या है, ये पैरेलल में है तो 10 वाट का जो ब्राइटनेस है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, इफ अ बैटरी हैज अ ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट and internal resistance of 1 ohm, what is the terminal voltage when 2 ampere current will be flow? So option A 10, option B 12, C 14 and D 11। EMF का जो फार्मूला है वो तो आपको पता है कि ये बराबर है IR प्लस टर्मिनल पोटेंशियल। यहां पर क्या रिक्वायर है, टर्मिनल पोटेंशियल रिक्वायर है, VT रिक्वायर है। सो EMF माइनस I इंटू R, EMF 12 है, करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 1, 12 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 136। 136 में क्या होगा, consider a magnetic field into the page and the current flow towards the knob, then in which direction the force is produced? यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड एन टू द पेज, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एन टू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड एन टू द पेज, नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करता है अपवर्ड, ये नॉर्थ, यहां पर ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। याद रखिए यहां पर ये पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल, इसको हम ऐसे करेंगे, लेकिन ये क्या है जो आपकी तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, यहां पर रखेंगे, ये क्या है, ये इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड,
तब मैंने अपवर्ड किया, ये कर्व शो करता है, और पाम का जो डायरेक्शन है वो मेरे तरफ है, और यहां पे डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट। तो याद रखो, ये जो 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है, ये शो करें मैग्नेटिक फील्ड, तब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये पाम जो है, पाम पुख्तों के उदम तले वायु, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहां पे ये क्या शो करे? फोर्स। तो यहां पे ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट, ये तम, और मैग्नेटिक फोर्स कनेक्शन टुवर्ड दी वेस्ट है, तो ये आ गया फोर्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Question number 137. When monochromatic light of frequency shines on a metal surface, electrons are emitted only if HF is greater than applied voltage, HF is greater than threshold frequency, HF is greater than kinetic energy, या HF is greater than work function. Work function क्या है? ये minimum energy required to remove the electron from metal surface is known as work function. HF क्या है? फोटॉन है। अगर फोटॉन का वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर है तब भी ये इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करेगा, और अगर इससे ग्रेटर है तब भी ये इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 137 में ये ऑप्शन नंबर डी है कि E ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? वर्क फंक्शन, मतलब HF इज ग्रेटर आर इक्वल टू HF नॉट, ठीक है। वर्क फंक्शन किसके बराबर है? HF नॉट के बराबर है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? एन एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 0.05 नैनोमीटर is scattered at 60 degree. Find the wavelength of the scattered photon in nanometer. नैनोमीटर में इसका जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करें। तो डेल्टा लिम्डा इज इक्वल टू लिम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री। लिम्डा सी कितना है? कि जो गिवन है यहां पर है 0.05 नैनोमीटर, और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे इसको करें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1 से 1/2 को क्या करें? माइनस करें। चलो ये करवाता हूं। 1 से 1/2, सो 0.05 नैनोमीटर, इससे आएगा 1/2, इसको डिवाइड कर 0.05 डिवाइड बाई 2 इंटू नैनोमीटर, इससे आ जाएगा क्या? 1/2 किसके बराबर है? ये 0.5 के बराबर है, ठीक है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0.05 के साथ, तो इससे कुछ आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा? 0.5486। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन सी इसमें क्या है? करेक्ट वन है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्नर सीरीज करेस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करना है, ठीक है, बार्नर सीरीज के लिए। तो जब भी मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि जब भी आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करते हो तो क्या होगा? इनका वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? पहले तो आप क्या करें, जो रेड्स इक्वेशन है वो आप लोग पहले लिखें। फॉरवर्ड बार्नर सीरीज, ये है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139, 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू RH। बार्नर सीरीज है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। लैम्डा मिनिमम के लिए हमेशा के लिए याद रखो कि इस n का जो वैल्यू लेना है वो क्या होगा? इंफिनिटी होगा। हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है, कि n का वैल्यू हमेशा के लिए इंफिनिटी हम लेंगे, लैम्डा मिनिमम। अच्छा, कुछ लोग यहां पर लिखते पी स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है, पी का वैल्यू इंफिनिटी से ले, जेड ले ले, ए ले ले, बी ले ले, जो भी लेते हैं इंफिनिटी से होगा मिनिमम वेवलेंथ के लिए। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाए, अगर यहां पर 2 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 4, ये 4 तो ये 5, ये 5 तो ये 6, ये 1 तो ये 2। क्लियर है? लेकिन मिनिमम वेवलेंथ के लिए इनका वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। n इज इक्वल टू इंफिनिटी टू 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 140। A radioactive sample has a half-life of 5 years. After 15 years,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर हैज डिकेड, कितना डिके हुआ है। The reactor simple has a half life of 5 year, कितना 5 year, आफ्टर 15 ईयर मतलब 3 हाफ लाइफ हो गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई हैज डिकेड, कितना ये डिके हुआ इस साल के तौर पर 3 हाफ लाइफ है। सो 1 डिवाइडेड बाय, देखो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे मालूम करेंगे, यहां पर मीन हाफ लाइफ या एवरेज टाइम और ये हाफ लाइफ। सो यहां पे टी कितना है, ये है कितना आ गया 15 है, 15 डिवाइड बाय 5, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया 3। और आपको पता है कि n बराबर है किस चीज के, n नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर n है। सो n नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ये आ जाएगा 8। सो ये होगा n नॉट डिवाइडेड बाय 8 होगा, n नॉट डिवाइडेड बाय 8 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, n नॉट डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 141, a capacitor is charged by a battery and then disconnected. If a dielectric slab is inserted between the plates, the potential difference across the plates will be what? Increases, decreases, remains same, या first increase then decrease। कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, जब डिस्कनेक्शन आ गया तो दो प्लेट्स के दरमियान आपने क्या रख दिया, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लग दिया, रिलेटिव परमिटिविटी आपने पढ़ा है अगर याद है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन आर, ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। तो जब यहां पर आगे मीडियम तो पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है, a wire of resistor R is stretched by to double its length, its new resistor will be what? A wire जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने स्ट्रेच किया और डबल किया। ठीक है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी से पहले भी बता चुका हूं कि R is directly proportional to L square, आपने इसको डबल किया, R प्राइम is directly proportional to L प्राइम, L प्राइम कितना है, L प्राइम है 2 ऑफ ओरिजिनल होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये 4L स्क्वायर या 4 इंटू आर, ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, 2 point charges 2 coulomb and 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -4 coulomb is given to each of these charges, the net force will now be, देखो दो चार्जेस हैं, एक कितना है 2 कूलम, दूसरा कितना है 6 कूलम, इसके दरमियान जो फोर्स है वो है 12 न्यूटन। -4 कूलम चार्ज मैंने यहां पर भी लाया, -4 कूलम चार्ज मैंने यहां पर लिया, तो ये बन जाएगा -2 कूलम चार्ज और ये बन जाएगा 2 कूलम चार्ज। इन दोनों के दरमियान अब फोर्स कितना है, वो -4 न्यूटन है। कितना गया, -4 न्यूटन। अभी इसमें तो -4 नहीं है, लेकिन ये माइनस क्या शो करता है, इन ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस है, तो अट्रैक्टिव शो करता है 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। तो इसमें ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन ए 4 न्यूटन अट्रैक्टिव होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 144, the capacitance C is charged through a resistor R. The time constant of the charging circuit is given by, time constant क्या होगा, सिंपल इज इट। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 में आपको पता है टाइम कांस्टेंट बराबर है आरसी के बराबर है। ठीक है, या हम कहते हैं ओहम इनटू फेराड, ये हमें देता है सेकंड, लेकिन ओहम फेराड नहीं है, यहाँ पे सिंपल दिया गया है क्या, कौन सा है, आर एंड सी गिवन है, तो आर सी बराबर है टाइम के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 है, which quantity can be measured in term of joule per coulomb? जॉल पर कूलम क्या है,
चार्ज है, नहीं चार्ज का यूनिट तो कूलम है। करंट है, नहीं करंट का यूनिट तो एम्पेयर है। पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, वोल्टेज। और वोल्टेज किस चीज के बराबर है, यहां पर देखो वोल्टेज बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो जॉल पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देखो और नंबर डी तो हो नहीं सकता, नंबर डी क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जॉल पर सेकंड है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 146, what is the value of current in a wire of 10 centimeter long at a right angle to uniform magnetic field of 0.5 Weber per meter square when the magnetic force acting on the wire is 5 Newton? क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। जब करंट मालूम करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ILB sin 90 डिग्री विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ILB या I इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय LB। फोर्स कितना है, फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। L कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2। B कितना है, 0.5 है, 0.5 है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां पर देखो कैलकुलेशन इसका करें, 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.5 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइडेड बाय 10, इसे 0.5 आता है। ये 5 के साथ खत्म, आ रही है समझ के नहीं आ रहा है, ये 10 के साथ खत्म और ये 10 पावर 2 ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2 एम्पेयर विच इज इक्वल टू 100 एम्पेयर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 147, आप लोग देखें इसमें क्या है, a transformer connected to 220 volt line shows an output of 2 ampere at 11,000 volt. The efficiency is 100%. The current drawn from the line is, देखिए a transformer is connected to 220 volts. VB कितना है, 220 volt है, shows an output of 2 ampere करना, IS कितना है, 2 ampere at 11,000 volt, VS कितना है, 11,000। तो करंट मालूम करें, IP मालूम करना है। 147 में आप लोग देखें एफिशिएंसी जब 100% होता है, ठीक है, एफिशिएंसी जब 100% होता है तो पावर इनपुट ये बराबर होता है पावर आउटपुट। पावर इनपुट का मतलब क्या है, IP इंटू VP ये बराबर है IS इंटू VS के बराबर है, ठीक है। हमें IP को मालूम करना है तो IS VS डिवाइडेड बाय VP। IS कितना है, IS हमारे पास है 2, VS है 11,000 और VP है 220। सो 0 के साथ खत्म, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 के साथ खत्म, आ गया 100 एम्पेयर। सो 147 में ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148, when the angle between magnetic field lines and surface is 30 degree, magnetic flux will be, surface और वेक्टर एरिया दोनों में फर्क है जी। आपको पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ए, याद रखें ये दो तरीकों से हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA sin थीटा। फिजिकली ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है हम यूज करते हैं बिटवीन B एंड सरफेस, B एंड सरफेस, क्लियर होगी बात। और यहां पर जो एंगल है ये बिटवीन B एंड वेक्टर एरिया है, B एंड वेक्टर एरिया और B एंड सरफेस, क्लियर होगी बात। तो याद रखो यहां पे एंगल जो गिवन है वो 30 डिग्री है, किसके साथ 30 डिग्री पे रहे, सरफेस और B के दरमियान है। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA साइन ऑफ 30 डिग्री ये बराबर है BA डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। सो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ये आ गया BA डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। 149 में क्या है, 2 पैरेलल 2, एक मिनट सबर करें, ये आ गया 2 पैरेलल वायर
carrying current in opposite direction do not affect each other, attract each other, repel each other. इसका तो सिंपल तरीका है, देखो क्वेश्चन नंबर 149 148 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। 149 में दो करंट है, एक करंट, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है आई और यहां पर भाई नॉर्थ साउथ, तो साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होगा? अट्रैक्शन करेगा, और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ये करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 140 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो ये नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ नॉर्थ किस तरह गया? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो ये साइन भी चेंज होगा, साउथ एंड नॉर्थ, ये बेस्ट तरीका है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, a radioactive substance या a radioactive isotope has a half life of 3 days. The time after which its activity is reduced to 6.25 of its original activity is 6 days, 8 days, 12 days या 16 days। तो हम देखते हैं कि पहले ये 100% था, गौर से सुने, फिर ये बन गया 50, फिर 25, फिर 12.5 और फिर ये 6.25। हाफ लाइफ यहां पर जो टाइम है वो कितना है? 3 डेज है। तो ये आ गया यहां से यहां तक 3 दिन में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 6 दिन में, ये 9 दिन में, और ये 12 दिन में। सो यहां पे 12 डेज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 151, a step down transformer is one that increase the power, increase the current, increase the voltage, increase the energy। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है आउटपुट पे। तो जब वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसमें, क्योंकि पावर इसमें क्या है या एफिशिएंसी इसमें क्या है? 100% है। आइडियल केस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 152, what percentage recovery of injury to somatic cells can be expected within 24 hour of radiation exposure? जब सोमेटिक हो, सोमेटिक, तो मैक्सिमम परसेंटेज ये 24 आवर में रिकवर हो जाएगा। 10, 35, 25, 85, तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा है? 85% है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 153, आउटपुट करंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल डायरेक्ट करंट, वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, पैरेलल डीसी तो बिल्कुल पल्स ही नहीं प्रोड्यूस होता। स्टेडी करंट और पैरेलल करंट एक ही बात है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें पल्स ही प्रोड्यूस नहीं होता। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? पल्स प्रोड्यूस होता है और कंटिन्यूस करंट भी इसी तरह होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर पल्स प्रोड्यूस होगी, पल्सेटिंग करंट होगा, ठीक है। 154, electrostatic force is conservative, non-conservative, depends on shape of charge या none of above? नहीं, electrostatic force is a conservative force. The total work done along a closed path is equal to 0. ये कंजर्वेटिव फोर्स का फर्स्ट कंडीशन है। या वर्क डन बाय बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये कंजर्वेटिव फील्ड का कंडीशन है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर फोर्स, और इसमें फिर कौन सा है? कंजर्वेटिव है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ये किधर गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 154 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 155 में कौन सा ऑप्शन होगा? बाय एडिंग द ट्रांसफार्मर आई, by adding the transformer I, the capacitance of a capacitor will be increases. Increases क्यों होगा? Increases इसलिए होगा क्योंकि Cm बराबर है एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय Cv, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर हो गई बात? 156, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या होगा? Which of the following is the base unit of resistance? रेजिस्टेंस का यूनिट मालूम करें, बेस यूनिट। देखो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। V बराबर है जॉल पर कूलम के मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, जॉल बराबर है न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम इनटू एम्पेयर, न्यूटन बराबर है, ये मैं लिखता हूं
ये डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर और कूलम एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर इनटू सेकंड पावर क्यूब। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर माइनस टू, पर एम्पेयर आ गई तो माइनस टू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पावर माइनस थ्री। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 157। 157 में क्या है? इफ द करंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज बाय 1% while keeping the resistor constant, then the power will be changed 1%। जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं कैसे होता है? रेजिस्टेंस मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, रेजिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। जब कांस्टेंट रखा हुआ है तो क्या होगा यहां पर? गौर से सुनिए, जो कांस्टेंट रखा हुआ है तो आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू ये आगे क्वेश्चन नंबर 157, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। याद रखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कई दफा ये अब मैंने आप लोगों को ट्रिक समझाए हैं कि जब भी परसेंटेज ये क्या हो जाए, ये 10 से कम हो तो पावर को मल्टीप्लाई करें। सो परसेंटेज इन P इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इन I, 2 इंटू 1% विच इज इक्वल टू 2%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बी 2%। Question number 158. If the decay constant of a substance is 0.001 second, what is the half-life? Half-life आपको पता है बच्चे, ये T 1/2 बराबर है 0.693 डिवाइडेड बाय लिम्डा, और लिम्डा गिवन है कितना है? 0.693 डिवाइडेड बाय, ये बराबर है किस चीज के? किधर गया क्वेश्चन नंबर? ये आ गया पर सेकंड है, क्या गिवन है? हाफ लाइफ 0.001। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बनेगा क्या? 693 सेकंड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 159 देखो, इसके साथ खत्म हो गया ना, तो 00 ये तो हिसाब खत्म हुआ, और 693 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 693 सेकंड बन जाएगा। 159, after alpha decay, the atomic mass of atom increase by 4 times, decrease by 2 times, increase by 2 या decrease by 4? Decreased by 4 times. Atomic mass decreased by 2 times, sorry 4 times, और atomic number is decreased by 2 times। क्योंकि आपने पढ़ा है x यहां पे z और यहां पर a। अल्फा डिके में ये x a -4 z -2 प्लस हेलियम 42 प्लस हीट, तो आप लोग देखें एटॉमिक मास 4 टाइम रिड्यूस हुआ और एटॉमिक नंबर 2 टाइम रिड्यूस हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 160 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है a device which is used to accelerate charged particle on a circular path is called साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है जो इसको हम यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग या एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जिस तरह आप लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा है, ठीक है। 160 हो गया। 161, ट्रांसफार्मर इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, बोथ सी एंड बी। तो कौन सा करेक्ट है? ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये जो कॉइल्स है वो रेस्ट में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये एग्जांपल है। अगर जनरेटर होता तो फिर दोनों का एग्जांपल होता, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 162। द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर हैज द सिग्निफिकेंट ऑफ। आपने पढ़ा है पोटेंशियल कैपेसिटेंस में, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। तो ये खत्म हो गया, आ गया 1/2
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।